हाँ जी, प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है कि सब कुशल होंगे। तो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर हम लोगों का था इलेक्ट्रिसिटी पे, क्लास 10th के लिए। तो जैसे ही मैंने वो लेक्चर अपलोड किया बेटा फर्स्ट, तो कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि सर प्लीज वन शॉट वीडियो दीजिए इसकी। तो आज का हमारा वन शॉट वीडियो रहेगा बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, यानी अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ के अंदर बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम लोग यूं कहें, एक दिन इमेजिन करके देखो कि आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आप कैसा फील करेंगे? आपको एक बहुत बुरा इन्वायरमेंट फील होगा बेटा, क्योंकि आप टीवी नहीं देख पाएंगे, खाना नहीं पका पाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको फेस करने को मिलेंगी। आप अपना फोन भी इवन चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले इसके अंदर आता है बेटा करंट। क्या है बेटा? करंट। करंट क्या होता है बेटो? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितने चार्ज फ्लो करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। करंट को डिनोट किया जाता है बेटा आई से। आई क्या हुआ? आई इज द रेशियो ऑफ चार्ज बाय टाइम, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम। सर ये चार्ज क्या है? तो चार्ज हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके थे। चार्ज वो वाली प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगे। और चार्ज दो टाइप के हुआ करते थे, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अगर हम लोग बात करें कि दो नेचर जो चार्ज के सेम नेचर है वो क्या करेंगे? रिपेल। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव है तो क्या करेंगे बेटा? एक दूसरे को रिपेल। अगर अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज होगा, यानी एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब अगली बात इसकी बेटा, चार्ज की जो यूनिट थी, यूनिट क्या थी? चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं कूलम के अंदर, और टाइम को किसमें मेजर करते हैं पहले बच्चों? सेकंड के अंदर। ये कूलम पर सेकंड क्या है? यूनिट आई किसकी? करंट की। और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एम्पियर। इसको ए से डिनोट किया जाता है। द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अब क्वेश्चन बनते हैं कि बेटा 1 एम्पियर कितना होता है? डिफाइन 1 एम्पियर। तो हम कहें इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकंड, if 1 coulomb of charge is flowing in 1 second, then that current is said to be 1 ampere। अब आगे बात करें बेटा कि जो चार्ज है ना बेटा, वो कैसे फ्लो करते हैं। चार्ज को फ्लो करने की बात करें, किसी भी कंडक्टर को, कोई भी मेटालिक कंडक्टर है आपका, उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव करते रहेंगे बेटा। इनका रैंडम मोशन हो रहा होता है। अगर मैं इसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा? मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करे, किसकी वजह से? सेल या बैटरी जब मैंने यहां पर कनेक्ट कर दी, तब ये क्या करना स्टार्ट करे बेटा? मूव करना स्टार्ट करे। तब हम लोग कहेंगे कि यहां पर क्या फ्लो होना स्टार्ट हो गया? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसको मेजर कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय डिवाइस। एक डिवाइस से मेजर किया जाता है जिसको बोलते हैं बेटा एमीटर। और एमीटर की बात करूं तो इसका सिंबल ऐसे लिखते हैं बेटा, सर्कल के अंदर ए, और इसको ऐसे, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव। और इसको कनेक्ट कैसे करते हैं? सपोज हमारे पास एक बल्ब है बेटा, और ये कनेक्टिंग वायर से हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है किसके साथ? सेल या बैटरी के साथ। ये किसका सिंबल है बेटा? बैटरी, सेल का। अगर मैं इस छोटे वाले टर्मिनल को नेगेटिव और बड़े वाले को क्या बोलूं बेटा? पॉजिटिव, तो यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यानी करंट ऐसे मूव करेगा। किसमें से होता हुआ बेटा? बल्ब में से। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? हमें इस बल्ब में से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये फाइंड आउट करना था। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके सीरीज के अंदर, यानी सीरीज का मतलब सभी में से करंट कैसा हो? सेम। तो हम लोग यहां पर एक एमीटर लगा देंगे बच्चों। एमीटर ऐसे सेट कर दिया हम लोगों ने। जो एमीटर लगाया वो क्या रीडिंग दे देगा बेटा? आपको करंट की रीडिंग देगा। ये थी बात बेटा किसकी? करंट की। और दूसरी बात, इस एमीटर की बात करें, इसको कैसे जोड़ा जाता था? सीरीज के अंदर। कैसे जोड़ा जाता था? सीरीज। और इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? रेजिस्टेंस होता है बेटा इसका लो। ये वाली बात आपको याद रखनी है। मैं नेक्स्ट टर्म के अंदर थोड़ी देर रुक के आपको ये क्लियर करता हूं कि ये कैसे हुआ। तो बेटा आगे चलते हैं। आगे आता है अपना पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा? अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि यहां पर एक चार्ज है पॉजिटिव और उसके पास इस वाली जगह पर यहां पर हमें एक प्लस क्यू और चार्ज लेकर आना है बेटा, स्मॉल प्लस क्यू चार्ज लेकर आना है। कहां से लेकर आना है? इंफिनिटी से। इंफिनिटी बोले तो बहुत ज्यादा दूर। वहां से जैसे मैं इस चार्ज को यहां पर लेकर आऊंगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो हमें उसको लेकर आने में जितना काम करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, यानी एक यूनिट चार्ज को लेकर आने में जितना काम करना पड़ा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा पोटेंशियल। कहां से लेकर आना है? इंफिनिटी से। तो देखो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कितने चार्ज को बेटा? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक अगर मैं एक यूनिट चार्ज को लेकर आने में जितना काम करता हूं उसको बोलते हैं पोटेंशियल। और पोटेंशियल का जो सिंबल होता है बेटा, वी से डिनोट करते हैं इसको। ये क्या होता है बेटा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी एक यूनिट चार्ज को लेकर आने में कितना काम करना पड़ा। अगर मैं चार्ज की वैल्यू 1 रख दूं तो v किसके बराबर आ गया बेटा? w के। यानी जितना वर्क करा वो क्या है? आपका पोटेंशियल। ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो चार्ज वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा जूल। चार्ज को मेजर करते हैं हम लोग कूलम के अंदर, और इस पूरी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। अब क्वेश्चन अराइज ये होगा कि 1 वोल्ट कितना है? 1 वोल्ट की बात करूं तो अगर मैं कहूं कि 1 जूल काम करना पड़ा कितने चार्ज को लेकर आने में? 1 कूलम चार्ज को, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? 1 वोल्ट। If 1 joule of work is done in bringing a unit positive charge from infinity to the given point is known as 1 volt. ठीक है, चलिए आगे आते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको P डॉट डी से भी लिख देते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है? देखो, पहले वाले केस के अंदर हम लोग +1 चार्ज को कहां से लेकर आए थे? इंफिनिटी से। अब हम लोग +1 चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी ए पॉइंट से कहां लेकर आएंगे? बी पॉइंट तक। अगर मैं +1 चार्ज को ए से बी तक लेकर आऊं तो मेरे को जितना वर्क करना पड़ा ना बेटा, किसको लेकर आने में? +1 चार्ज को, उस वर्क को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कितने चार्ज को? फिर से वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, चलो इसको सिंबल कैसे लिखते हैं बेटा? डेल्टा बी। ये क्या हुआ? रिजल्ट वही रहेगा, जितना वर्क करा किसको लेकर आने में? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसकी यूनिट क्या रहेगी बेटा? सेम जो कि ऊपर वाले केस के अंदर थी, कितनी? वोल्ट। अब आगे से जब हम लोग काम किया करेंगे बेटा तो हम लोग डेल्टा V की जगह अगर V लिखते हैं, इसका मतलब भी क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग इसके डिवाइस की बात करते हैं। किस डिवाइस से इसको मेजर किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करेंगे उसको बोलते हैं बेटा वोल्टमीटर। क्या बोलेंगे बेटा उसको? वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर कौन सा डिवाइस होगा जिससे हम लोग क्या मेजर करेंगे बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। और वोल्टमीटर के सिंबल की बात करूं तो इसको सर्कल के अंदर V और यहां पर ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है बच्चों, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। अब दूसरी बात कि सर इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? सपोज हम लोगों ने बल्ब, वही पुराने वाला केस, बल्ब लिया और उसको कहां जोड़ दिया बेटा? एक सेल के अक्रॉस जोड़ दिया। अब हमें ये वाली चीज पता करनी है कि इस बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। वो चेक करने के लिए मैं इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस क्या करूंगा बेटा? एक वायर बाहर निकाल के यहां पर क्या लगा दिया हम लोगों ने? वोल्टमीटर। यानी वोल्टमीटर हम लोग कैसे लगाते हैं प्यारे बच्चों? पैरेलल के अंदर। कैसे लगाते हैं? कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट किया। दूसरी बात, इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? इसका रेजिस्टेंस हाई होगा बेटा। याद करो,
एमीटर की बात करी थी, एमीटर को कैसे जोड़ा गया था सीरीज के अंदर, उसका रेजिस्टेंस कैसा था, लो था। ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। ठीक है, यहां तक सभी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। इसके क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही डिस्कशन करना है। आगे चलते हैं ओम फ्लो पे, या उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास एक कंडक्टर जो था, उस कंडक्टर के अंदर क्या थे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर मैं इसको किसी सेल या बैटरी से जोड़ दूं, किससे जोड़ दूं बेटा, सेल या बैटरी से। सेल या बैटरी से जोड़ने का मतलब मैंने उसके अक्रॉस क्या अप्लाई कर दिया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि सेल या बैटरी के अक्रॉस, टर्मिनल के अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होगा या तो सेल या फिर बैटरी। इस छोटे वाले टर्मिनल को क्या लिखते हैं बेटा, नेगेटिव, बड़े वाले को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। यानी यहां से मैं बात करूं तो ये कौन सा है, हायर पोटेंशियल। इधर से बात करूं तो कैसा बेटा, लोअर पोटेंशियल। ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव से। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा और करंट कहां से कहां मूव करेगा। पॉजिटिव को बोलते हैं हायर पोटेंशियल और नेगेटिव को क्या बोला बेटा, लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से किधर जाएगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और जो करंट की डायरेक्शन है ना बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होगी। क्यों होगी, ये वाला चार्ज कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव, और ये कैसा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट, और ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल। यानी इन दोनों के इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में करंट था, करंट के किधर गया, अपोजिट गया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अगर मैं यहां पर जो सेल मैंने लगाया था वो अगर 5 वोल्ट का था, और एक और केस लिया जिसके अंदर वो सेल कितना ले लिया बेटा, 10 वोल्ट का, तो करंट ज्यादा किसमें होगा, करंट ऑब्वियस सी बात है कि सर 10 वोल्ट के अंदर जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगी, वहां पर करंट की वैल्यू भी कैसी आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। यानी करंट किसमें ज्यादा रहेगा, 10 वोल्ट के अंदर। यही बात किसने बताई, ओम ने। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, ओम ने बोला कि आपका जो करंट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और ये कब बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। हाँ जी, तो ओम्स लॉ की बात कर रहे थे हम लोग। ओम्स लॉ में क्या बोला गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो आपका करंट होगा ना, करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी जितना आप पोटेंशियल ज्यादा करोगे, उतना आपका करंट कैसा फ्लो करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा। और अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी आई, हम लोगों को क्या लगाना पड़ा बेटा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ा, और उस कांस्टेंट को हम लोगों ने यहां पर क्या लिख दिया बेटा, R। तो V इज इक्वल टू कितना हुआ, RI। हम लोग इसको याद कैसे करते हैं, V इज इक्वल टू IR के नाम से हम लोग जनरली इसको याद कर लेते हैं। देखो I पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना बेटा। अब अगर मैं यहां से रेजिस्टेंस की बात करूं, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, R क्या है यहां पर, R की बात करूं तो R है रेजिस्टेंस। और इसको बोला क्या गया, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर जो कांस्टेंट लगाया गया उसको क्या बोला गया, रेजिस्टेंस। R की वैल्यू कितनी आएगी, R आएगा सर V अपॉन I, V बाय I। अच्छा, अब सबसे पहली बात कि ये ओम ने क्या बताया, ओम ने बताया कि जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, पोटेंशियल अप्लाई के। जितना पोटेंशियल अप्लाई करोगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, करंट। यहां से ये कंक्लूजन निकल के आया, किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस, किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस, मान लो हम लोग एक रजिस्टर ले लें, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, तो वो कैसे निकालेंगे, वहां से जितना करंट फ्लो कर रहा था इनटू उसका कितना रेजिस्टेंस है, वो क्या कहलाएगा आपका, पोटेंशियल। यानी इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आया वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, वहां के करंट और वहां के रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अच्छा अब आगे हम लोगों को बात करनी पड़ेगी बेटा कि यहाँ पर इसका ग्राफ कैसे बनाएं। मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसको हम लोग ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। ओमिक और नॉन ओमिक दो तरह के कंडक्टर हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। ओमिक कंडक्टर उनको बोला गया जो किसको फॉलो करे बेटा, ओम फ्लो को। अगर मैं एक्स एक्सिस पर
वोल्टेज ले लूं और y एक्सिस पर करंट ले लूं, तो जैसे जैसे हम लोगों ने क्या करा बेटा, वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करा। जब वोल्टेज जीरो थी करंट जीरो था, वोल्टेज बढ़ाई तो करंट की वैल्यू कुछ आ गई, वोल्टेज और बढ़ाया तो करंट भी बढ़ता जाएगा। यानी जो ऐसा ग्राफ बनेगा इस तरीके से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ओमिक। ये किसके लिए बना, ओमिक। यानी जो किसको फॉलो करे, ओम्स लॉ को फॉलो करे, उसके लिए क्या बोला गया, ओमिक कंडक्टर। अगर दूसरे ग्राफ की बात करें तो दूसरा ग्राफ क्या हुआ बेटा, ये वाला करंट आए, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी, ऐसा ग्राफ जब बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक। यानी यहां पर तो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, पोटेंशियल कर, बट यहां पर जो करंट है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यहां पर जो कर्व बना, इसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसका एग्जांपल क्या बेटा, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इज द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक। अब आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा वो भी देख लेते हैं बेटा। अगर कोई हमें वी आई कर्व दे रखा है, ध्यान रहे कि वोल्टेज हमारी कहां है, एक्स एक्सिस के ऊपर, करंट कहां है, वाई एक्सिस के ऊपर। एक तो दिया बेटा ए और दूसरा दिया कौन सा, बी। इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? तो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ वी बाय आई। यानी पोटेंशियल बाय आई की जो रेशियो होगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल बाय करंट, उसकी रेशियो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, यहां की बात कर लेते हैं। सपोज यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी। अगर मैं ये वाला एंगल देखूं तो ये वाला एंगल कितना बेटा, थीटा 1। किसके लिए है ये, थीटा बी लिख लो इसको, थीटा बी। और ये जो टोटल एंगल बना ये कितना हो बेटा, थीटा ए। थीटा बी और थीटा ए क्या है, एंगल मेड बाय करंट टू द ए एंड बी। थीटा के सामने वाली कोई भी, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो अगर ये ट्रायंगल है, यहां पर एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली जो टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। जहां पर हमारा परपेंडिकुलर के पास, जहां पर एक चीज और, जहां पर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर यूं बोले कि होंगे, जब 90 का एंगल यहां पर बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा बेटा, बेस। और ये वाली चीज क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। अगर मैं टेंजेंट थीटा को याद करूं तो टेंजेंट थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है सर ये वाली टर्म। ये वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म एक्स एक्सिस पर है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस v। और b की बात करूं, बेस क्या है बच्चों, बेस है करंट वाली डायरेक्शन के अंदर, यानी करंट का जो रेशियो है वो, यानी v बाय i। आपको याद रखना है कि जिसका टेंजेंट थीटा ज्यादा हुआ, जिसका टेंजेंट थीटा ज्यादा हुआ, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो a का थीटा ज्यादा है या b का है, तो ऑब्वियस सी बात कि थीटा ऑफ a is greater than theta of b. Theta of a is greater than theta of b. That's why resistance of a is greater than resistance of b. इस टाइप के कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको I की तरफ से एंगल फाइंड आउट करना है कि जिसका ज्यादा एंगल होगा उसका रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, ज्यादा। एंगल डाउनवर्ड से नहीं लेना, एंगल कहां से लेना है, करंट की डायरेक्शन से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहले बच्चों रेजिस्टेंस की बात करें कि रेजिस्टेंस है क्या एक्चुअली में। काफी देर से हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ते आ रहे हैं, बट रेजिस्टेंस है क्या। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर हम लोगों ने सेल या बैटरी लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एकदम से मूव करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन किधर दौड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करे ना बेटा, तो इनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। जैसे कि अगर कुछ बच्चे दौड़ रहे हो, छुट्टी होते ही स्कूल से जैसे निकलेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से टकराएंगे। टकराते ही क्या करेंगे कि भाई एक दूसरे को धक्का मत मारो, ऐसे बोलेंगे, यानी वो आपको क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे यानी कोलाइड करेंगे, तब क्या करेंगे, एक दूसरे का अपोज। उस फैक्टर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आप लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस किसकी वजह से हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कोलिजन हुई उसकी वजह से क्या हुआ, रेजिस्टेंस। चलिए और आगे बात करें बेटा, आगे हम लोग अभी ओम्स लॉ से क्या निकल के आया, v किसके बराबर होता है बेटा, i r कितना लिखा, r लिखा इट इज द रेशियो ऑफ v बाय i। v क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, i क्या है बेटा, करंट। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, वोल्ट, और करंट की क्या आएगी, एंपियर।
वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ओम के नाम से। वोल्ट पर एम्पियर इज नोन एज ओम, यानी द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। और इसको हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं बेटा? ये वाला, ये सिंबल इसके लिए यूज किया जाता है। अब आगे बात करें कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, अच्छा अब देखो मेरे पास दो वायर है, एक तो वायर ए और एक वायर है बी। रेजिस्टेंस था क्या? रेजिस्टेंस था कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, जिस कोलिजन जो हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स के बीच के अंदर, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोक रहा था, उसी फैक्टर को क्या बोलते थे? रेजिस्टेंस। मैं इस वाली वायर की बात करूं और नीचे वाले वायर की बात करूं, इन दोनों में से लेंथ किसकी ज्यादा है सर? नीचे वाले वायर की। तो कोलिजन कहां ज्यादा होंगे? नीचे वाली वायर के अंदर, क्योंकि देखो इसको तो यहां से यहां तक जाना है, बट नीचे वाली वायर से इलेक्ट्रॉन को इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक मूव करना है, यानी ऊपर वाली से ज्यादा चलना पड़ेगा। अगर ज्यादा चला प्यारे बच्चों तो वो क्या करेंगे? ज्यादा कोलाइड करेंगे। यानी रेजिस्टेंस जो है वो किस पर डिपेंड करा? लेंथ पर। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लेंथ के। जिसकी लेंथ ज्यादा वहां पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा। दूसरी बात, अगर मैं एरिया की बात करूं, हमारे पास ये दो कंडक्टर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आप सोच के देखो कि दोनों में से कोलिजन किसका ज्यादा होगा? किसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो एरिया कम है, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा कोलाइड करेंगे, बिल्कुल पास पास है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को स्पेस मिल गया, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसा रहेगा बेटा? लो। रेजिस्टेंस कैसा रहेगा? लो। किसका रेजिस्टेंस लो रहा? जिसका एरिया कैसा था? ज्यादा, यानी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया। ठीक है, चलो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय A। किसके? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय A। यानी प्रोपोर्शनलिटी को हटाना पड़ेगा। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं हम लोग क्या लगाते हैं बेटा? एक कांस्टेंट लगाते हैं, और उस कांस्टेंट को क्या बोल दिया? रो बोल दिया। अब ये रो क्या है सर? रो को नया नाम देंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ये किसका रिजल्ट आ गया बेटा? रेजिस्टेंस का। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर रो क्या है? रो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको क्या नाम दिया गया? रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लोगों ने बात कर रहे थे फैक्टर्स, जिन जिन फैक्टर्स पर क्या डिपेंड कर रहा था बेटा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करा? लेंथ पर, यानी लिख लेते हैं क्या बेटा? लेंथ। और किस पर? एरिया पर। और किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। किस पर बेटा? टेम्परेचर पर। और जो लास्ट इसका जो जिस पर डिपेंड करेगा बेटा वो है मटेरियल पर, यानी किस टाइप का आपका मटेरियल है उनके ऊपर क्या डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसी फैक्टर को मैं आगे कंसीडर करता हूं बेटा। यहां पर लिखता हूं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या था? रो था। रो की बात करूं तो रो आएगा कितना? इस वाले रिजल्ट से देखो, एरिया को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस से। और लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? इसके डिवाइड में। यानी ये किसका रिजल्ट आ गया आपका? ये आ गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। अगर मैं बोल दूं कि इफ लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, अगर वायर की लेंथ कितनी है? 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 मीटर। तो ये दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा? 1 हो जाएगा। यानी रो किसके बराबर आ गया? रो आ गया बेटा आपके R के बराबर। यानी ये जो रेजिस्टिविटी है ना, ये है कुछ भी नहीं, ये है रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? उस वाली वायर का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ कितनी हो? 1 मीटर, और उसका एरिया कितना हो गया बच्चों? 1 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये वाली बात क्लियर हुई होगी। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं बच्चों। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम। एरिया की कितनी थी बेटा? एरिया था आपका मीटर स्क्वायर। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर के अंदर। ये स्क्वायर और ये मीटर कैंसिल आउट, तो क्या बचा? ओम मीटर। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्लियर? चलिए, अब ये किस पर डिपेंड करता है? क्या ये लेंथ पर डिपेंड करता है?
नो सर, बिकॉज यहां पर हमें स्पेसिफिक लेंथ लेनी है कितनी, 1 मीटर। इसको लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ना। एरिया पर डिपेंड करेगा क्या, नहीं सर, एरिया पर भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसके लिए एरिया कितना लिया गया, 1 मीटर स्क्वायर। फिर किन पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, और किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी किस मटेरियल से आपका कंडक्टर बना हुआ है, उन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। याद रहे कि ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता। आपको क्वेश्चन इसके अंदर यूं पूछेगा कि एक वायर है, उसको डबल कर दिया गया, वायर की लेंथ कितनी कर दी गई, डबल। तो बताओ रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो रेजिस्टिविटी तो लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करती, तो क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। आपको आंसर दे देना है, देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टिविटी।